कई बार तो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं चालाक, वो जाते ही ले लेते हैं सिग्नेचर बंदे से, मेडिकल बाद में करवाते हैं, बाद में उसको शो कर देते हैं, डेट बाद में डाल देते हैं। पर इसका एक और भी नुकसान है। मान लीजिए आपको वीजा लग गया कनाडा का, यूएसए का, अब इंडिया से आपने फ्लाई किया और आपकी रास्ते में ट्रांजिट वीजा पड़ गया है दुबई का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनियादी शहर। भाई आपको पता ही है जैसे कि हमने ये शुरू की हुई है वर्ल्ड वीज़ा सीरीज़। तो इसमें वर्ल्ड वीज़ा सीरीज़ में भाई हम आपको अलग अलग देश के वीज़ा के बारे में बताएंगे। उसके बारे में पूरी डिटेल से नहीं बताएंगे, बस आपको शॉर्टकट में बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या वीज़े होते हैं और छोटी मोटी उनकी जानकारी, ताकि आपको उस वीज़े के बारे में, उस देश के बारे में, कुछ थोड़ी मोटी इमिग्रेशन के बारे में अवेयरनेस हो जाए। बिकॉज अभी मान लीजिए आप, जो कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि फिजी में कौन सा वीज़ा है, सऊदी अरबिया में कौन सा वीज़ा है, दुबई में, कुवैत में अलग अलग वीज़े हैं और कौन कौन से वीज़े हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने ये वाली सीरीज शुरू की हुई है। एज लाइक साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, अलग अलग देश में कौन से वीज़े हैं और उनका क्या महत्व है, उनके बारे में बात करेंगे। आपको A to Z बात बताएंगे। बस थोड़ा सा पैशन रखिए, धीरे धीरे करके हम बताते जाएंगे आपको, आप देखते जाइएगा। हम आपको पूरी दुनिया के वीज़े के बारे में बता देंगे। हाँ जी, दुबई के जो टूरिस्ट वीज़े होते हैं, वैसे तो जैसे कि ऑन अराइवल वीज़ा हो गया, वर्क परमिट हो गया, मैरिज हो गया, टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। चलिए फिर भी आपको मैं छोटी सी उसके बारे में एक नॉलेज दे देता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा वो होता है जिसके ऊपर आपने ट्रेवल करना होता है, आपने घूमना होता है, आपने इंजॉय करना होता है लेजर के लिए, ठीक है ना। और जो विजिटर वीज़ा होता है वो होता है कि आपने किसी को विजिट करना है। एज लाइक किसी ने, आपका कोई दोस्त है, ब्याह शादी या कुछ भी ऐसा कुछ भी करके वो अपने करना होता है, उसके ऊपर आप एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। ये मैंने सब बातें आपको दूसरी वीडियो में बता दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो वीज़े होते हैं वो मेन तो 3 तरह के होते हैं, पर इसको खींच के 5 तरह का बनाया गया है। जैसे कि 2 तो इसके वीज़े हो गए, एक्सप्रेस हो गए, ट्रांजिट वीज़ा हो गया, वो तो फ्री होता है, पर वो फ्री तभी होता है अगर आप स्पेशल, जैसे एतिहाद हो गया या कुछ फ्लाइट्स के नाम हो गया, अमीरात हो गया, जैसे ये वाली फ्लाइट्स के मैंने लिख दी हैं, आप इनसे फ्लाइट लेंगे तो ये आपको ट्रांजिट वीज़ा बिल्कुल फ्री में करवा के देगा। इसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। ट्रांजिट वीज़ा 48 आवर्स के लिए, अगर आपने इंडिया से कनाडा जाना है, रास्ते में आपने रुकना है, तो 48 आवर्स के लिए आपको टेंशन नहीं है कोई। अब रेट सबके डिफरेंट है, रेट एक नहीं है, रेट सबके डिफरेंट है। एज लाइक मान लीजिए अभी हम बात करते हैं, क्लियर ट्रिप वाले हो गए हैं, अकबर जो अकबर वाले हैं वो वाले अलग हो गए हैं, एतिहाद वाले ने अलग रेट लगा रखा है। डायरेक्ट देखिए, वीज़ा भी 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों के सिस्टम के बारे में आगे चल के बात करते हैं। पर अभी हम जो बता रहे हैं उसको देखिएगा कितना डिफरेंट कितना। जो क्लियर ट्रिप वाले हैं उनका रेट है 14 दिन के वीज़े का 350 दिनार दहराम, जो वहाँ पे चलते हैं यूएई के। और उसके बाद 30 डेज के हैं 365 365 और 90 दिन के हैं 850। और जो अकबर ट्रैवल वालों ने लगा रखा है इंडिया का अराउंड 8000 का और 30 दिन का लगा रखा है 7000 का। दोनों का डिफरेंट देखिए, एक का है 14 दिन वाले का 8000 और 30 दिन वाले का 7000। पता नहीं किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, ये तो चलो उनको पता होगा। अमीरात एयरलाइन वालों ने जो 48 आवर्स का है वो $10 में लगा रखा है, और उसके बाद यही सेम 14 दिन का, 30 दिन का अलग अलग से लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं साइड में। तो भाई सबके रेट अलग अलग हैं और ये वीज़े आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, मुश्किल से 2 से 3 दिन में, इससे ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है लेने में, इजी है। आपको जो टूरिस्ट वीज़ा दुबई का लेने से आपको आसानी है। अच्छा, जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप 3 तरीके से ले सकते हैं। वो तो नॉर्मली तो मैंने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन वो तो है ही, उसके बिना भी उसके बाद 3 तरीके और भी हैं दुबई का तरीका वीज़ा लेने के। सबसे पहले तो भाई आप ले लीजिए जैसे कि एतिहाद एयरवेज हो गई है, उसके बाद हो गया अमीरात, उसके बाद हो गया फ्लाई दुबई, उसके बाद हो गया एयर अरबिया जो फ्लाई है यूएई वीज़ा सर्विस है, उनसे भी मिल सकता है। उनकी मैं साइट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई मसला नहीं। और उसके बाद जो टूरिस्ट वीज़ा के जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो भी आपको दिलवा सकते हैं। वो अपनी तरफ से, वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, वो अपनी तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर ये वो अल्ट्रम पट्रम वो सब के सब करवा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, आपने किसी होटल की बुकिंग करवा ली है अलग अलग जगह पे जाके,
तो वो वाले भी आपको करवा के दे सकते हैं कि 5 स्टार और 3 स्टार होटल वाले हैं, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये भी बहुत एक आसान तरीका है होटल बुकिंग के जरिए। वीजा की बात तो हम करते ही रहेंगे भाई। सब्सक्राइब वाला बटन ग्रे कर दो यार, रेड होगा मेरे ख्याल से ना। अगर ग्रे है तो ग्रे रहने दो, कोई मुश्किल नहीं है। और लाइक वाला बटन थाईलैंड के वीजा की तरह बिल्कुल फ्री है, उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एक बार क्लिक करके देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। अब कई लोगों के दिमाग में ख्याल आता है यार जो दुबई का वीजा है क्या वो अबू धाबी में यूज हो सकता है, जहां वो शारजा में यूज हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है। एक्चुअली में ये जो दुबई का वीजा है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात, एज लाइक यूरोप है ना, यूरोप उसमें 25 कंट्रियां आती है। तो ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसमें 7 अलग अलग स्टेट को मिला के एक ही स्टेट बनाई गई है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें कौन कौन सी प्रोविजंस हैं वो आप देख सकते हैं साथ के साथ। इन 7 प्रोविजन में है अबू धाबी, आजमान, दुबई, फुजैरा, रस अल खमा, शारजाह, अल क्वैन। ये 7 के 7 प्रोविजन है। आपको यहाँ पे कहीं भी जा सकते हो। आपने एक यूएई वीजा ले लिया, आप इन 7 में से कहीं भी घूम सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। वैसे तो देखने में अबू धाबी दुबई से बड़ा है, बट अबू धाबी से ज्यादा पॉपुलेशन है दुबई में, देख सकते हैं आप। अब भाई वीजा की बात हो रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं है कि वीजा में कोई फ्रॉड ना हो, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। थोड़ा मोटा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के साथ हो जाता, हो सकता है कि सबके साथ ना होता हो, पर फिर भी किसी ना किसी के साथ होता जरूर है। तो उन बातों को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए तो जो इनकी कम्युनिटी है GDRFA, तो उनकी तरफ से जैसे कि जनरल डायरेक्टर रेजिडेंस फॉरेनर अफेयर्स, तो आप उनके पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अच्छा, दुबई में एक और बात बड़ी आती है कि भाई ओके टू बोर्ड क्या होता है। अच्छा, ओके टू बोर्ड ये होता है कि भाई मान लीजिए आपके साथ किसी एजेंट ने फ्रॉड किया है, एज लाइक आपको 1 वे टिकट दे दी, आपने किसी एजेंट को बोल दिया कि भाई मैंने वापस तो आना नहीं है, मैंने तो वहां पे जाके काम करना है, तो एजेंट ने आपको दे दी सिंगल टिकट। अब यहां से तो आपको इमिग्रेशन वालों ने क्लियर कर दिया, आगे चले गए। पहले होता था, अब नहीं होता है। तो वहां पे पहुंच गए, वहां पे जाके जब पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन चेक करती है कि भाई आपकी तो सिंगल टिकट है, आपने वापस नहीं जाना है, तो वो वहां से आपको वापस भेज देते हैं। जहां फिर कई बार क्या होता है कि आपने यहां से फेक स्पॉन्सरशिप लेटर ले लिया और वहां पे पहुंच गए तो भी मुश्किल है। अब इस सब झमेले को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, ओके टू बोर्ड का एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका इंडिया में जो वीजा, पासपोर्ट, टिकट, ये सारे के सारे इंडिया में ही चेक हो जाते हैं। चेक होने के बाद, क्योंकि जो भी फ्लाइट आपको लेके जाएगी वहां पे, उसी फ्लाइट से आपको ओके टू बोर्ड पहले लेना पड़ता है। क्योंकि जो फ्लाइट्स आपको लेके जाती है ना वहां पे, जब आप वहां से डिपोर्ट हो जाते हो तो उनका हक बनता है कि वो आपको खाना भी खिलाए, आपको वहां पे रखेंगे भी। पर होता असल में इसके उल्टा है, आपसे पैसे भी ले लिए जाते हैं और आप वहां पे आपको अच्छी सुविधा भी नहीं दी जाती है, और बाद में आके यहाँ पे लोग कंप्लेंट करते हैं, दुबई का नाम खराब करते हैं। तो भाई जब इंडिया वापस चले जाते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल में हो जाती है कि भाई हम अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने नया एक सिस्टम चलाया हुआ है ओके टू बोर्ड का। जब ओके टू बोर्ड मिल जाता है तो अब ही आप वहां पे फ्लाई कर सकते हैं, नहीं तो भाई नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया उपराला किया गया दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप वहां पे चले गए दुबई में, वहां पे जाके मान लीजिए आप ओवरस्टे हो गए आपके खुद की मर्जी से, जहां आपको एजेंट ने फ्रॉड कर दिया, जो भी है भाई, हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि आप वहां पे जाके ओवरस्टे हो गए, तो उसके लिए 4 प्रावधान है। सबसे पहले तो भाई आपको ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपको वहां पे बैन कर दिया जाएगा। अब डिपोर्ट तो चलो होंगे ही होंगे, वो तो एक मसला अलग है। अब आपको 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है, वहां पे जेल भी आप जा सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? ये तो नुकसान कन्फर्म है कि भाई आप वहां पे नहीं जा सकते, आप बैन हो गए हैं। पर इसका एक और भी नुकसान है। मान लीजिए आपको वीजा लग गया कनाडा का, यूएसए का, अब इंडिया से आपने फ्लाई किया और आपकी रास्ते में ट्रांजिट वीजा पड़ गया है दुबई का, तो आपको दुबई में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। ये भी एक आपका नुकसान है। ये ना हो कि ये आप सोच लें कि यार क्या मसला होता है, दुबई से ही बैन है, हमने तो जाना तो कनाडा है, आपको दुबई में ही एंट्री होने नहीं दी जाएगी। जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आप भाई आप इंडिया जाओ, और फिर आपको दोबारा से टिकट लेके कहीं और से वाया होके जाना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। वैसे तो वीजा के बारे में कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुबई के लॉ एंड रेगुलेशन बहुत जबरदस्त हैं। पर फिर भी एक छोटी सी बात कर लेता हूँ कि दुबई में जो भी लेबर है, वर्कर है, उनको ब्लू कॉलर बोला जाता है, और वहां पे अराउंड
1.5 लाख के करीब बंदा वहां पे काम कर रहा है। सरकार यहाँ पे मलेशिया में तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख पता ही नहीं कितने काम करते हैं, पर वहां पे लीगल इलीगल जो भी हैं उनके 2 से 1.5 लाख के करीब हैं। 1.5 लाख के करीब उनके पास काउंटिंग है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1.5 लाख में भी 50% मतलब कि 70 से 80 हजार बंदा केरला का रहने वाला है। इंडिया में से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ओनली केरला से ही आती है। वर्क परमिट के साथ साथ जो रेजिडेंस कार्ड बनता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, कोई भी वर्क परमिट हो गया, आईटी में काम करते हो, लेबर में काम करते हो, जहाँ कहीं ड्राइवर काम कर रहे हो, वो हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा। और उसके बाद होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा बंदा तो कर नहीं सकता, कोई बंदा बड़ा होगा तो ही बिजनेसमैन होगा तो करेगा। आपको अराउंड 1 मिलियन मतलब कि इंडिया का 2 करोड़ से करीब आपको वहां पे खर्चा करना पड़ेगा, तो ही कहीं जाके आपको वहां पे रेजिडेंस कार्ड मिलता है। परमानेंट रेजिडेंस किसी को नहीं मिलता है, कभी भी किसी को भी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो पाकिस्तान से चला जाए, चाहे वो बांग्लादेश से चला जाए, चाहे वो इंडिया से चला जाए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है। दुबई में किसी को रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता। अगर आपने वहां पे शादी की है तो ही मिलेगा, पर शादी भी आप नहीं कर सकते अगर आप गैर इस्लामिक हैं तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते भाई वहां पे रहने वालों के साथ। और वहां पे सारे के सारे आपको पता है शिया सुन्नी जो भी है शरिया का लागू है, लॉ है, आप कर नहीं सकते। ओके, बात करते हैं रेजिडेंस कार्ड की। और तीसरा ऑप्शन है आपने वहां पे जाके कंपनी बना ली, जैसे मलेशिया में बना ली। मलेशिया में कंपनी बना के तो थोड़ी सी ज्यादा सिरदर्दी होती है, पर वहां पे थोड़ी सी ईजी हो जाता है काम। आपको वहां पे लोन भी मिलता है, आपको वहां पे जाके सुविधाएं भी मिलती है, आपको गाड़ी का सब कुछ A to Z आपको सब कुछ मिलता है। बस थोड़ा सा वहां पे लाइफस्टाइल बहुत महंगा है। अगर आप बुर्ज अल खलीफा की बात करेंगे तो भाई लाखों में बात चली जाएगी। अगर हम बुर्ज अल खलीफा की बात ना करें, बात अगर की जाए रहने की, तो भाई वहां पे बुर्ज अल खलीफा को छोड़ के अगर नॉर्मल कॉलोनियों में रहना पड़े तो भी ये मान लीजिए कि 1 महीने का 2 से 3 हजार दिरहम खर्चा आ जाता है UAE का। अब वर्क परमिट की बात चली ही है तो भाई हम इसको थोड़ा सा विस्तार में लेके जाते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। सबसे पहले क्या होता है कि आपको या आपके किसी एजेंट को लॉगिन करना पड़ता है तहसील में। तहसील उनकी एक साइट है, आप देख सकते हैं साइट में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करवाना होता है जी कोटा अप्रूवल। कोई भी किसी भी कंपनी के साथ आपने वहां पे टाई अप कर लेना है। कोई भी आपका एजेंट है जहां आपने खुद करना है ये काम, जैसे कि चलिए मान लेते हैं कोई एजेंट है, एजेंट के पास आप जाते हैं तो आपको वो कैसे देता है वीजा, ये भी बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले होता है कोटा अप्रूवल तहसील से। जब कोटा अप्रूवल आपका हो जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से होता है कोटा अप्रूवल। उसके बाद हो जाती है जी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर लेटर, वो सारी की सारी जितनी भी होती हैं उसमें सिग्नेचरी हो जाती है। जो भी एजेंट होगा या कोई वर्कर होगा उसकी हो जाती है। ये सारे का सारा जो फंडा मैं समझा रहा हूँ ये इंडिया में होगा, वहां पे पहुंचने के बाद नहीं, ये इंडिया में पहुंचने के बाद होगा। सॉरी, इंडिया में ही होगा, ये वहां पे पहुंचने के बाद नहीं है। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कंपनी के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बात करते हैं। उसके बाद हो जाता है कि भाई आपने कितने बंदे वहां पे देने हैं, तो उसके लिए एक फिर से आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाती है। और फिर हो जाता है जी आपका एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा। जितने भी आपको बंदे चाहिए 5, 10, 15, 20, 50 आपको वो वाले बंदे अप्रूवल मिल जाते हैं। जो भी आपका एजेंट होगा, जहां आप खुद अपनी तरफ से किसी कंपनी से लेना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि भाई मैं 10 बंदे दूंगा, 20 बंदे दूंगा, तो आपको वो एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा दे देती है। ये होता है 4 नंबर का स्टेप। और इसके बाद आ जाता है जी जो सेकंड स्टेप हो जाता है, वहां पे जाके स्टेप। अब मान लीजिए आपका वीजा कंप्लीट हो गया, मेडिकल गमका वगैरह सब कुछ हो गया, आपका बंदा अब वहां पे पहुंच जाएगा। अब वहां पे पहुंचने के बाद भी 2 ऑप्शन है। एक तो है कि बंदा आपका वहां पे है, जैसे कोई बंदा टूरिस्ट वीजा पे चला गया, उसका स्टेटस चेंज करवाना है तो उसको मिलेगा वीजा, और नहीं तो भाई आपने उसको इंडिया से लेके जाना है तो वाली बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसका जो वीजा चेंज स्टेटस है वो डाल देना है, एंट्री डलवा देनी है, उसकी एंट्री वहां पे पहुंच गई। अगर तो बंदा वहां पे है तो पता ही है भाई कोई मसला नहीं, उसका चेंज स्टेटस हो जाएगा। अगर बंदा इंडिया से वहां जाएगा तो बंदा खुद एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर सकता है। लाइक मलेशिया में भी सेम प्रोसेस है।
कंपनी ही लेने जाती है तो वहाँ पे बॉस लेने जाएगा, बंदा वहाँ पे सिग्नेचर करेगा तो बंदे को वहाँ पे ले जाएंगे। और उसके बाद हो जाती है जी उस बंदे की मेडिकल स्क्रीनिंग। ये होता है 6 नंबर के ऊपर स्टेप। जब मेडिकल उसका हो जाता है, मतलब वहाँ पे भी जाके उसका वर्क परमिट अप्रूवल के लिए कार्ड इशू कर दिया जाता है, वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है। पर उसके बाद भी थोड़े से स्टेप है, आपको वो भी बता देता हूँ शॉर्ट में। तो उसके बाद होती है अमीरात की आईडी मिलती है, जो बायोमेट्रिक होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, वो वाले होते हैं। वो उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, ये वाले स्टेशन है, यहाँ पे जाके बंदा करवाता है। जब बंदा खुद कंपनी में जाके बायोमेट्रिक कर देता है, एक ऑफिसर आके उनके कर देते हैं, पर मोस्टली उनको वहां पे जाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके उनके फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, कंपनी का नुमाइंदा ही वहां पे लेके जाता है किसी भी वर्कर को। और उसके बाद उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग एक बार फिर से होती है, उसका रिजल्ट आता है नंबर 8 पे। और उसके बाद होती है जी आपके जो, अगर आपको वो, क्योंकि आपको वहां पे रहते 10-15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन होता है, महीना हो जाता है, आपको करना होता है उनके एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर। वहां पे पहुंचने के बाद, सारा कुछ होने के बाद, अगर आपने वो सिग्नेचर कर दिया तो आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर आपने वो वाला कई बार तो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं चलाक, वो जाते ही ले लेते हैं सिग्नेचर बंदे से, मेडिकल बाद में करवाते हैं, बाद में उसको शो कर देते हैं, डेट बाद में डाल देते हैं। मैंने ऐसा कई बार सुना है कि ऐसा होता है कि भाई बंदे को बाद में करते हैं। और उसके बाद बंदे को दे देते हैं रसीद, बंदे का बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, बंदे के अकाउंट में पैसे आते जाते हैं, बंदा काम करता रहता है। नॉर्मली जो 9 से 6 वाली ड्यूटी होती है, 7-8 घंटे जितने काम करना होता है, दोपहर के वक्त छुट्टी होती है। मेडिकल बंदे को मिलता रहता है, इंश्योरेंस मिलता रहता है। इंश्योरेंस के बारे में एक वीडियो बनाई है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसका फायदा क्या है कि आपको भाई मेडिकल फ्री में मिलता है। इंश्योरेंस अगर आपको कुछ हो जाता है, रिस्क वाली जॉब करते हैं, तो आपको आसानी से वो इजी तरीके से आप बच सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, आपके परिवार वालों को फायदा हो सकता है। जिसको वीडियो पसंद आएगी उसने भाई अपने आप लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी आपको पता ही है, अभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है ऑथेंटिकली और जेन्युइन। हाँ जी, इस वाली वीडियो में इतनी ही बातें बतानी थी आपको। बाकी हो सकता है कुछ आपको आने वाले समय में सेकंड पार्ट बना के कुछ और बढ़िया सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा मैं, कि भाई कुछ नया सिखाऊंगा, कुछ नई एजुकेशन दूंगा, इजी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ और पता चलेंगी बातें। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।